हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के मुतालिक जो केसेस दाखिल होते हैं या जो केसेस ड्राफ्ट और इनका कानूनी तरीक़ेकार होता है उसको हम प्रैक्टिकली इस वीडियो की मदद से समझने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मैंने अपना विजिटिंग कार्ड आपको शो किया हुआ है। आप मेरे इस विजिटिंग कार्ड के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके और उनको भी पता चल सके कि उनका जो गार्डियन एंड वार्ड्स का केस अभी तक दाखिल नहीं हुआ या दाखिल हो गया है या उससे रिलेटेड उनका अगर कोई केस पेंडिंग है तो उनको रहनुमाई हासिल हो सके। आप देख सकते हैं कि ये ड्राफ्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन दी कोर्ट ऑफ सिविल एंड फैमिली जज एट कराची ईस्ट गार्डियन एंड वार्ड्स एप्लीकेशन नंबर ऑफ 2022। ये एप्लीकेंट आप देख सकते हैं जिसकी डिटेल्स मैंने कवर की हुई हैं क्योंकि ये इनकी प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन है। वर्सेस रेस्पोंडेंट जो कि बच्चे के फादर हैं और माइनर वार्ड जिसके लिए बाकायदा से ये केस दाखिल किया गया है कि कोर्ट उनके फेवर में जो प्लेंटिफ हैं एप्लीकेंट हैं उनके हक में एक डिक्री जारी करे। इसका जो एप्लीकेशन का टाइटल है वो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। द एप्लीकेंट above named most respectfully begs to submit is under that the applicant was married with the respondent number on so and so according to Muslim family laws against the dower amount of rupees 1,25,000 which was still outstanding by the defendant. After the marriage, rukhsati took place and marriage was duly consumed and from the said wedlock one issue was born. कानून में इशू बच्चे को कहा जाता है, जो बच्चा होता है उसको लीगल वर्ड्स में इशू कहा जाता है। बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की जानिब। 2012 में इनको बच्चा हुआ था। हु इज़ इन द लॉफुल कस्टडी ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज बर्थ, मतलब वो बच्चा अपनी माँ के पास से। Para number 3 that the applicant started her matrimonial obligations at the house of respondent number 1 with all of her efforts. After some time both parties shifted abroad and lived there. It was transpired upon the plaintiff that the behavior of the respondent was not good and he has not good moral character and not fulfilling the rights of the plaintiff which caused dissolution out to the marriage. आप देख सकते हैं कि इस ड्राफ्ट में जो मुकम्मल हकाइक है वो मैंने लिखे हुए हैं जो आपके साथ में आगे शेयर करता जा रहा हूँ। That it has been realized by the plaintiff that the respondent has no any love and affection towards the plaintiff. As such, the respondent never gave any attention to the plaintiff. That plaintiff many times asked the respondent for stop doing such acts and be serious in matrimonial life, but the respondent failed to maintain the matrimonial life as well as after going to abroad the respondent started maltreatment with the applicant which caused serious mental torture and agonies to the applicant. That thereafter the applicant came back at Karachi and started residing at her minor ward was born, and from the birth of the minor ward the respondent never tried to contact with the plaintiff as well as never tried to approach them for their care and shelter. It is further submitted that the plaintiff from the beginning of the birth of the minor ward is taking good care of him regarding to his health, education, etc. and taking all the legal obligations regarding to the education of the minor. इसमें यही जो फैक्ट्स हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं कि इनकी जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की शादी हुई उसके बाद वो बाहर शिफ्ट हो गए, बाहर ममालिक में रहना शुरू किया
उसके बाद फिर जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने अपना बिहेवियर प्लेंटिफ की तरफ ख़राब कर दिया और उनको जो कानूनी और शादी के या एक इस्लामी हुकूक हैं उनको नफ़ी कर दिया और उनके कोई भी हुकूक का ख्याल नहीं रखा। उसके बाद फिर वो अपने माँ बाप के पास प्लेंटिफ वापस आ गई कराची में, वहीं पर रिहाइश पजीर हो गई और बच्चे की देखभाल उसने खुद शुरू की और रेस्पोंडेंट की तरफ से ना कभी उनके रब्ता किया गया, ना कोई उनसे कांटेक्ट किया गया, ना ही किसी किस्म की जिम्मेदारी पूरी की गई रेस्पोंडेंट की तरफ से, मतलब फादर की तरफ से जो बच्चे के बाप थे। उसके बाद पैरा नंबर 7 that the entire matrimonial life the respondent failed to properly maintain the applicant and whenever the applicant demanded necessities of life from the respondent on which the respondent made a quarrel with the पैरा नंबर 7 में भी मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि शादीशुदा ज़िंदगी के हिसाब से प्लेंटिफ ने अपने शोहर जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैं उनको बाकायदा से मुतालबा किया कि बच्चे की देखभाल के लिए उनका सहारा बने और उनको खर्चा ज़िंदगी की ज़रूरियात का ख्याल रखें, लेकिन रेस्पोंडेंट की तरफ से उन पर गुस्सा करना शुरू किया और उनको बाकायदा से ज़हनी टॉर्चर करना शुरू किया और प्लेंटिफ को 1 रुपया भी नहीं दिया। Para number 8 that after in view of the aforesaid reasons and circumstances, the plaintiff approached the Honorable Court of Family Judge at Islamabad and filed suit for dissolution of marriage by way of khula, in which the respondent never appeared before the court and same was decided on ex parte and khula was granted. इसी बुनियाद पर जो प्लेंटिफ है उन्होंने खुला के लिए केस दाखिल किया इस्लामाबाद सिविल और फैमिली कोर्ट में, जहां पर रेस्पोंडेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और फिर आखिर में ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से खुला जारी की गई या खुला दी गई एक्स पार्टी के बुनियाद पर और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म किया कानूनी तरीके से। पैरा नंबर 9 that the above named respondent never ever came to meet with his child ward nor he contacted with them, which shows that he has no love and affection towards the minor and the wards are residing with her mother since the beginning। कि जो बच्चा है या जो बच्चे हैं वो अपने वालदा के साथ रिहाइश पजीर हैं और रेस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब जो फादर जो बच्चे के वालिद साहब थे उन्होंने कभी उनसे रब्ता नहीं किया और ना ही उनका कोई बच्चों की तरफ ध्यान था या मोहब्बत थी, जिस वजह से वो अपने वालदा के पास रिहाइश पजीर हो गई। Para number 10 that since the birth of the minors wards the respondent number 1 never maintained them as well as the expenditure of delivery of the minors wards were borne by the applicant's parents, which shows that the defendant never has any love and affection towards the applicant and minors above named। जो बच्चे की डिलीवरी का खर्चा था वो जो प्लेंटिफ हैं उनके वालिदैन की तरफ से खर्चा पूरा किया गया और वालिद की तरफ से ना कोई 1 रुपया खर्च किया गया, ना बच्चे की देखभाल के लिए 1 रुपया दिया गया। पैरा नंबर that the applicant is a fit lady to be appointed as a natural guardian of the minor ward being her real mother and the applicant is in need of guardianship so she can easily obtain the passport of the minor ward from passport office in case she is willing to proceed abroad along with the minor for the sake of better future and education of the minor ward। Furthermore, that for the admission of the higher school, the applicant need the guardian certificate if the same will be handed over to the plaintiff, then he will educate minor ward from higher school educational schools। कि जो बच्चा है उसका पासपोर्ट और उसको बाहर ले जाने के लिए एब्रॉड बाहर के ममालिक ले जाने के लिए पासपोर्ट उसका बनना लाजमी है और इस गार्डियन एंड वार्ड्स एप्लीकेशन के तहत ही उसको जारी किया जाएगा उसका सर्टिफिकेट और उसकी जो बच्चा है उसकी तालीम आला तालीम के लिए भी ये सर्टिफिकेट लेना लाजमी है, तो ऑनरेबल कोर्ट ये सर्टिफिकेट जारी करे। Para number 12 that the applicant being real mother is willful lawful guardian of the minor ward and that is in that regard this honorable
कोड के जो वालदा हैं वो बच्चे की अपनी सगी वालदा हैं और कानूनी लिहाज से भी गार्डियन हैं बच्चे की। कोर्ट में बी प्लीज टू ग्रांट परमानेंट कस्टडी गार्डियन ऑफ द माइनर वार्ड इन हर फेवर। Para number 13 that the custody of minor ward is to the applicant at Karachi, Pakistan, and the applicant is maintaining the above mentioned minor ward being real mother and natural guardian के जो बच्चे की वालदा हैं वो उसकी रियल मदर है और वही इसकी देखभाल ना कर रही हैं, जिसके लिए गार्डियन सर्टिफिकेट और परमानेंट कस्टडी लाजमी है। तो ऑनरेबल कोर्ट से यही इस्तदा की गई है। पेरा नंबर 14 दैट द एप्लीकेंट इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल लेडी के जो एप्लीकेंट जिन्होंने ये केस दाखिल किया है वो बाकायदा से एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार औरत हैं और बच्चे का ख्याल रखेंगी, उसकी तालीम सेहत उनकी तरफ ध्यान देंगी और चूँकि वो नेचुरल गार्डियन हैं बच्चे की, इस वजह से उनको ये एप्लीकेंट की तरफ से इस्तदा है कि सर्टिफिकेट जारी किया जाए। Para number 15 that the cause of action arose when marriage was performed between the spouses and the respondent not lived with the applicant as a faithful wife. Thereafter, when the respondent kicked out the applicant from his house, finally from the date of the outstate of applicant, the respondent number 1 didn't contact with the applicant nor even came to see the face of minors एट्सेट्रा, जो कि स्टिल जब तक ये प्रेयर या केस दाखिल किया जाता है ये कंटिन्यू है। तो काज ऑफ एक्शन मतलब ये मसला तब शुरू हुआ जब बच्चे की पैदाइश हुई, शादी हुई और उसके बाद जो रेस्पोंडेंट है उनकी तरफ से ना कोई ख्याल किया गया, ना कोई देखभाल के लिए कोई हाल अहवाल पूछा गया, ना कोई इस किस्म का रब्ता किया गया। Para number 16 that the minors are kept with the local limits of police station which is within jurisdiction of this honorable court। जो बच्चा है वो उसकी रिहाइश पुलिस स्टेशन जो जुरिस्डिक्शन है इस ऑनरेबल कोर्ट की, इसके हदूद में रहता है। पैरा नंबर 17 दैट प्रॉपर कोर्ट फी इज़ अफिक्स्ड हेयर विथ, जो कोर्ट फी है वो बाकायदा से इसके साथ लगाई गई है। पैरा नंबर 16 और 17 आपने अपनी एज इट इज़ लिखनी है, जहाँ से आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, बाकी जो आपके केस के हक़ाइक़ है वो आप अपने लिखेंगे। लास्ट में प्रेयर जो इस्तदा की जाती है, इट इज़ रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेशियसली बी प्लीज टू ग्रांट इशू परमानेंट गार्डियनशिप सर्टिफिकेट ऑफ द माइनर्स वार्ड्स इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट हु एज शी इज़ द लॉफुल गार्डियन एंड रियल मदर ऑफ द माइनर वार्ड। Any other relief which this honorable court may deem fit and proper may also be awarded in the interest of justice। इस्तदा की जाती है ऑनरेबल कोर्ट से कि गार्डियनशिप परमानेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाए कोर्ट की तरफ से, ताकि वो बच्चे की कस्टडी और गार्डियनशिप के लिए काम आ सके, उसकी बहबूद फलाह के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एनी अदर रिलीफ और कोई इसके अलावा अगर ऑनरेबल कोर्ट फ़ायदा या फ़वाइद देना चाहे जो कि इंसाफ के तकाजे को पूरे करे तो वो बिल्कुल दे। कॉस्ट ऑफ द सूट जो केस दाखिल करने का खर्चा है वो भी हमें दिलवाए। एप्लीकेंट कराची डेटेड एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट जो कि मैं था, एप्लीकेंट जिसकी तरफ से ये केस दाखिल किया गया है, और एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट जो कि मैं हूँ, एडवोकेट औरंगजेब। लास्ट में वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं कि जो प्लेंटिफ है उनकी तरफ से वेरीफाई किया जाता है कि ये केस बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी बात छुपाई नहीं गई। डेपोनेंट आइडेंटिफाइड बाय मी एडवोकेट स्वर्न बिफोर मी ऑन ओथ एट कराची ऑन दिस डे of May 2022 by the deponent above who is identified to me by Mr. Aurangzeb, advocate। उसके बाद कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट्स डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड डॉक्यूमेंट एड्रेस प्लेंटिव से काउंसिल या आपने इसमें लगाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपको रहनुमाई हासिल होगी। ये वीडियो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके और कानून की पहचान सबके लिए लाजमी है। कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी अमल करवाएं और कोर्ट के तरीक़ेकार के मुतालिक, केस ड्राफ्ट के मुतालिक दूसरों को भी समझने में आसानी के लिए ये आप वीडियोस आप दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट करके।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक अल्लाह हाफिज़।